इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1909 से, जहां पर हमें मिकल्सन नामक एक खोजी को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी टीम के साथ अपनी पिछली गई हुई टीम को ढूंढने के लिए निकला है, जो ईस्ट ग्रीनलैंड में ये सबूत इकट्ठा करने के लिए आए होते हैं कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को कोई भी झील अलग नहीं करती। दरअसल अमेरिकन का ये दावा था कि ग्रीनलैंड को और डेनमार्क को एक झील अलग करती है, जिसका मतलब ये है कि ग्रीनलैंड का डेनमार्क के सभी हिस्सों पर अधिकार नहीं है और अमेरिका उन हिस्सों पर अपना कब्जा करना चाहता है। इसलिए पहले यहाँ पर एक खोजी टीम को भेजा गया था, लेकिन वो टीम वापस लौट कर नहीं आई क्योंकि यहाँ पर पूरे साल तक बर्फ जमी रहती है और कुछ ही महीनों के लिए यहाँ पर बर्फ पिघलती है जब यहाँ पर आया जा सकता है। और अब मिकल्सन अपनी टीम के साथ पिछली टीम को ढूंढने के लिए आया है। वो यहाँ पर अपने एक साथी के साथ अपनी पिछली टीम को ढूंढ रहा होता है और तभी उनमें से एक की डेड बॉडी उन्हें मिल जाती है और उसके पास कुछ नोट्स होते हैं जिस पर एक पत्थर से बनी हुई जगह का जिक्र होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर खोजकर्ता अपने सबूत छुपा देते हैं। मिकल्सन उस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि उसके एक साथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उसे अपने शिप पर वापस लौटना पड़ता है जहाँ पर उसके और भी साथी होते हैं। अब जो उसके साथ बर्फीली ठंड में बाहर गया था उसके पैर की उंगलियों का खून जम जाता है, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां काटनी पड़ती है और सब चाहते हैं कि इन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त पानी और समुद्र पूरी तरह से जमा हुआ है, इसलिए इन्हें यहाँ पर कुछ और महीने रुकना होगा और बर्फ के पिघलने का इंतजार करना होगा। लेकिन मिकल्सन वापस नहीं लौटना चाहता और वो उस पत्थर से बनी हुई जगह के पास जाना चाहता है जहाँ पर सबूत हो सकते हैं। मिकल्सन अपने साथियों को कहता है कि हमें बिना सबूत के वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अमेरिका वाले हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि इन सब की फैमिलीज थी और ये सब शादीशुदा थे। और यहाँ पर एक लड़का ऐसा होता है जिसका नाम आईवीएल है, लेकिन ये एक खोजी नहीं था और वो इंजन को रिपेयर करता है। सब उसको कहते कि तुम्हें मिकल्सन के साथ जाना चाहिए। आईवीएल ने मिकल्सन के बारे में बहुत सुना होता है, हालांकि वो खोजी नहीं है लेकिन वो आर्मी में सर्व कर चुका है, इसलिए वो मिकल्सन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि मिकल्सन को पता है कि आईवीएल को कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसे अपने साथ एक साथी चाहिए और ये दोनों के दोनों दो स्लेड लेकर जिनको डॉग्स खींचते हैं यहाँ से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और ये दिन को सफर करते हैं और रात को आराम। मिकल्सन आईवीएल से काफी कम बात करते थे और वो ज्यादातर अपने काम पर ही ध्यान देते थे और साथ ही वो जहाँ से निकल रहे थे उन सब के रिकॉर्ड और डेटा अपने पास इकट्ठा कर रहे थे। और कुछ दिन इनके ऐसे ही बीत जाते हैं क्योंकि रास्ता बिल्कुल सपाट और सीधा था। और एक दिन जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं कि आईवीएल अपने डॉग्स की स्लेड की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे एक हादसा हो जाता है और उसका स्लेड एक खाई में गिर जाता है, जिस वजह से उसका जो लीड डॉग होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि आईवीएल को बताया गया था कि तुम्हें किसी भी डॉग से लगाव नहीं करना क्योंकि इनके डॉग हमेशा ऐसे सफर पर मारे जाते हैं और आईवीएल को उस डॉग से लगाव हो गया था, इसलिए उसे बहुत दुख होता है। साथ ही इन दोनों ने 2 हफ्तों का अपना राशन भी खो दिया होता है। मिकल्सन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आईवीएल के अलावा कोई भी उसके साथ आना नहीं चाहता था, इसलिए मिकल्सन को आईवीएल के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये लगातार सफर करने के बाद एक नदी तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये आगे जाते हैं। आईवीएल मिकल्सन से पूछता है कि आप इतना खतरनाक काम क्यों करते हैं जहां आपको अकेले इस तरह के इलाकों में रहना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पर कुछ हो गया तो हमें कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। हालांकि आईवीएल को नहीं पता कि ये साबित करना कितना जरूरी है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी नदी अलग नहीं करती, क्योंकि अगर ये साबित नहीं कर पाए तो अमेरिका इनके बहुत सारे इलाकों पर अपना कब्जा कर लेगा। मिकल्सन आईवीएल के सवाल पर उसी से सवाल करता है कि तुम मैकेनिक का काम क्यों करते हो। आईवीएल मिकल्सन से कहता है कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, तो मिकल्सन भी आईवीएल से कहता है कि मैं भी इस काम में अच्छा हूँ, इसलिए मैं ये काम करता हूँ और मुझे इस काम को करने में मजा आता है। एक रात को जब ये बैठे होते हैं तो आईवीएल एक फोटो को देख रहा होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां होती है जिसके बारे में आईवीएल को कुछ भी नहीं पता, और उसने सब लड़कियों के अपनी इमेजिनेशन से कुछ न कुछ नाम रख दिए होते हैं। और ये फोटो वो मिकल्सन को भी दिखाता है और उससे पूछता है कि आप इनमें से किस लड़की को चुनोगे। कैप्टन मिकल्सन उसे बड़े ध्यान से देखते हैं और उसमें से एक लड़की को चुनते हैं और कहते हैं कि मैं इसका नाम नाया रखूंगा। और आईवीएल कहता है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों हमेशा साथ रहे। और इसके बाद ये अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें 1 महीना हो जाता है और वक्त बीतने के साथ इनका सफर और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है और जिस वजह से मिकल्सन को बार बार बहुत गुस्सा आता है। लेकिन आईवीएल का बर्ताव ज्यों का त्यों रहता है। इनके बहुत सारे डॉग्स भी अब मारे जा चुके हैं और मरे हुए डॉग्स को ये दूसरे डॉग्स का भोजन बना देते हैं। हालांकि ये दोनों बहुत थक चुके हैं, लेकिन लगातार ये अपने आगे के सफर पर बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से इन्हें 84 दिन हो जाते हैं। और आईवीएल को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों का सफर कहां पर खत्म होगा, इसलिए वो मिकल्सन से कहता है कि क्या हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि हमारा खाना अब खत्म हो चुका है। और मिकल्सन कहता है कि हम बिना सबूत के वापस नहीं जा सकते, हमें उस पत्थरों की दीवार तक, जिसे केन कहा जाता है, जिसे पिछले खोजीकर्ताओं ने बनाया था, जहाँ पर उन्होंने ये सबूत रखा है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों एक ही है, उन्हें कोई भी झील या नदी अलग नहीं करती। और एक दिन जब ये बैठे होते हैं तो उन्हें वो पत्थरों की दीवार यानी वो कैन दिख जाती है जहाँ पर सबूत हैं
जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं। ये दौड़ते हुए उस तक जाते हैं और इसके अंदर इन्हें वो नक्शा मिल जाता है जो पिछले खोजीकर्ताओं ने बनाया था। साथ ही इन्हें एक लेटर भी मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि आगे तक हम गए थे, अंत तक हमने देखा, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी झील या नदी नहीं मिली जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अलग करती हो। यहाँ पर पिछले खोजीकर्ताओं ने कुछ खाने की चीजें भी रखी होती है और ये दोनों के दोनों सबूत पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तक आने का इनका जो मकसद था अब वो पूरा हो चुका है। क्योंकि पिछले खोजियों ने जो इनसे 3 साल पहले यहाँ पर आए थे उन्होंने यहाँ पर कैन बनाकर सबूत इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पर कोई ढूंढने के लिए आए तो वो उन सबूत तक पहुँच सके और उसे वो सबूत मिल जाए। हालांकि इनका खाना खत्म हो चुका था लेकिन अब इन्हें यहाँ पर कुछ खाने की चीजें मिल जाती है जिन्हें खाने के बाद अब ये वापस अपने लोगों की तरफ बढ़ चलते हैं। लेकिन इन्हें अगस्त तक वापस पहुँचना होगा क्योंकि मिकल्सन ने अपनी टीम से अपनी क्रू से कहा था कि अगर हम अगस्त तक वापस ना लौटे तो तुम यहाँ से चले जाना। अब ये लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं जहाँ पर इनके डॉग भी कुछ मर जाते हैं और एक दिन ये इनके मांस के टुकड़े को खाते हैं जिससे इन्हें फूड पॉइजन हो जाता है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि ये बच जाते हैं। ये अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करते हैं। रात को एक जगह पड़ाव डालते हैं जिसके बाद आइवर अगली सुबह शिकार के लिए बर्फ में निकल पड़ता है और जब वो खाली हाथ वापस लौटता है तो उसे अपने डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो भागता हुआ अपने कैंप के पास पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि एक बर्फीला भालू जो उनके 3 डॉग्स को पहले मार चुका है जो मिकल्सन पर हमला करता है और वो उसे मारने वाला होता है कि आइवर उस पर 2 गोली मारता है जिससे उस भालू की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब मिकल्सन भी उसके साथ पानी में गिर चुका है और तभी आइवर उसे किसी तरह से पानी से बाहर निकालता है और वहीं पर अगले 2 दिनों तक मिकल्सन के साथ रुकता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और कैप्टन मिकल्सन जब ठीक हो जाते हैं तो वो तय करते हैं कि ये अपना स्लेड यहीं पर छोड़कर आगे का सफर तय करेंगे क्योंकि इतने भारी स्लेड को अब ये खींच नहीं सकते। अब ये दोनों के दोनों पैदल ही अपना सफर तय करते हैं। इनके सामने एक जमी हुई नदी आती है और जिसे इन्हें पार करना है, पर अब कैप्टन मिकल्सन को यकीन हो चुका है कि ये वापस नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये पत्थरों से वहाँ पर एक कैन बनाते हैं जहाँ पर ये उस नक्शे को जिस नक्शे को ये पीछे वाले कैन से लेकर आए हैं जिसे वहाँ पर रख कर ये अपने आगे के सफर पर बढ़ चलते हैं और ये बहुत मुश्किल से उस जमी हुई नदी को पार करते हैं। और इन्हें अब अपने सफर पर पूरे 184 दिन हो चुके हैं। अब ये लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं कि तभी इन्हें अपने शिप का एक टॉप दिखता है जिसे देखकर ये काफी खुश हो जाते हैं और साथ ही अपने साथियों को आवाज लगाते हैं। लेकिन इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता क्योंकि अब सब के सब वापस जा चुके हैं और जिस जहाज का टॉप इन्होंने देखा था और उसी की लकड़ी से इनके साथियों ने इनके लिए एक कैबिन बनाया होता है जिसके अंदर इनका 1 साल का राशन भी रखा होता है। अब ये दोनों के दोनों उस कैबिन के अंदर चले जाते हैं। इन्हें बहुत दुख होता है कि इनके साथी वापस लौट गए, लेकिन यहाँ पर मिकल्सन अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो आइवर से कहता है कि हमें ढूंढने के लिए खोजी दस्ता जरूर आएगा, हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। तभी डेनमार्क में मिकल्सन के उन साथियों को दिखाया जाता है जो वापस लौट चुके थे, जो वहाँ सरकारी अफसरों के सामने होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर क्यों आ गए। वो बताते हैं कि हमारा जहाज टूट चुका था और हमें वहाँ पर मछली पकड़ने वालों ने बचाया। अगर हम उनके साथ वापस लौट कर नहीं आते तो हम सब के सब वहाँ मारे जाते। मैं चाहता हूँ कि आप एक और खोजी दस्ते को वहाँ पर भेजे जो मिकल्सन और आइवर को वापस ले आए। लेकिन जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि इस खोज में पहले भी बहुत लोगों की जान जा चुकी है और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है और अब सरकार इसमें और पैसा और रिस्क नहीं ले सकती। वही मिकल्सन और आइवर को दिखाया जाता है जिन्हें अब यहाँ पर पूरे 242 दिन हो चुके हैं। मिकल्सन आइवर को हमेशा कहता है कि देखना एक दिन हमें जरूर यहाँ पर कोई ना कोई बचाने आएगा। यहाँ पर इनके लिए जो कैबिन बनाया था जिसमें इनके खाने के लिए भरपूर चीजें थी और साथ ही इन्होंने गाना सुनने के लिए एक रिकॉर्डर को भी ठीक कर लिया था। और अब एक रात को जब मिकल्सन सो रहा था कि तभी उसे एक सपना आता है। जो पत्थरों का कैन इन्होंने बनाया था जिसके अंदर सारे सबूत है, उसे एक बर्फीला भालू तोड़ रहा होता है और उसने सारे सबूतों को खराब कर दिया। डर के बारे मिकल्सन नींद से जाग जाता है और वो आइवर से कहता है कि हमें सबूतों को वापस लाना होगा, वहाँ पर सबूत सुरक्षित नहीं है। और ये सफर इनका 1 महीने का होने वाला था। ये खाने के सामान को लेकर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर कैन था। कैन के बहुत सारे पत्थर गिरे होते हैं क्योंकि सच में किसी भालू ने इस पर हमला किया था, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ खाने की चीजों को भी छोड़ा था और भूखा भालू खाने की खुशबू की वजह से पत्थरों को शायद गिरा रहा हो। और मिकल्सन पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन जब वो अंदर देखता है तो सबूत ज्यों के त्यों होते हैं, जिन्हें पाकर अब ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आइवर मिकल्सन से पूछता है कि आपको कैसे पता चला। अभी मिकल्सन आइवर से कहता है कि सपनों का जरूर कोई ना कोई मतलब होता है। दरअसल अपनी जगह से ये 200 मील दूर आए थे और अब इन्हें वापस जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। हालांकि
हालांकि उस जगह से निकलने से पहले आइवर ने कहा था कि हमें यहाँ से निकलने से पहले यहाँ पर कोई सबूत छोड़ देना चाहिए कि हम दोनों जिंदा हैं। लेकिन कैप्टन मिकल्सन ने उसकी बात नहीं मानी और कहा था कि हम बहुत जल्दी वापस लौट जाएंगे। और अब जब ये वापस लौटते हैं तो बर्फ पहले ही पिघल चुकी होती है और यहाँ पर इन्हें ढूंढने के लिए एक खोजी दस्ता आया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। और जिसका मतलब ये है कि अब इन्हें वापस लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और आइवर इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही में मिकल्सन को भी गुस्सा आता है और उसे एहसास होता है कि उसे यहाँ पर कोई ना कोई नोट्स छोड़ के जाना चाहिए था, क्योंकि अब धीरे धीरे इनका खाना भी अब पूरी तरह से खत्म हो रहा है। इसलिए मिकल्सन की यहाँ पर दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है और उसे हर तरफ वो लड़की दिखती है जिसे आइवर ने उसे एक फोटो में दिखाया था और जिसका नाम उसने नाया रखा था। और वो नाया से बात करता रहता है। और अब इन्हें यहाँ पर पूरे 3 साल होने वाले हैं। और वहीं हमें डेनमार्क में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिकल्सन का एक दोस्त होता है जिसने पहले भी इनके लिए मदद भिजवाई होती है। वो एक बार फिर अपने सीनियर अधिकारी के पास जाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मिकल्सन और आइवर दोनों के दोनों जिंदा हैं, क्योंकि जब उन्हें ढूंढने के लिए मदद भेजी गई थी तो उन्हें उस केबिन के अंदर खाने पीने के झूठे बर्तन मिले थे, जिससे साबित होता है कि वो दोनों के दोनों जिंदा हैं और उनके पास सबूत है और हमें उन्हें लेने के लिए एक बार फिर से जाना चाहिए। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि मिकल्सन और आइवर दोनों के दोनों पूरी तरह से थक चुके हैं और इन दोनों की उम्मीद अब पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि आज इन्हें यहाँ पर पूरे 3 साल बीत चुके हैं और कोई भी इन्हें लेने के लिए नहीं आया। और एक दिन आइवर मिकल्सन से कहता है कि मैंने उस फोटो वाली लड़की को यानी नाया को अपने सपनों में देखा, जिस बात से मिकल्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है। और हमले में वो उस पर गोली भी चला देता है, जिससे इनकी एक गोली खराब हो जाती है, जिससे अब इनके पास 2 गोलियों में से अब एक ही गोली बचती है। हालांकि आइवर की तरफ गोली जरूर चलाई थी, लेकिन वो उसके पास से गुजर जाती है, उसे नहीं लगती। अब आइवर कैप्टन मिकल्सन को समझाता है और ये दोनों के दोनों अपने कैबिन में वापस चले जाते हैं। और अगली सुबह इनका कोई दरवाजा नॉक करता है। इनको एहसास होता है कि बाहर कोई है और ये समझ जाते हैं कि बाहर जरूर कोई बर्फीला भालू है जो इन पर हमला करना चाहता है और इन्हें मारना चाहता है। ये अपनी बंदूक, जिसमें एक ही गोली है, उसे लेकर तैनात हो जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। और इससे पहले कि ये गोली चलाते हैं कि वो देखते हैं कि कुछ लोग जो इन्हें वापस लेने के लिए आए हुए होते हैं और वो पानी के शिप से इन्हें वापस ले जाते हैं। और डेनमार्क पहुंचने के बाद ये अपने सारे सबूत उस सीनियर ऑफिसर को दे देते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों एक ही है। इन्हें कोई भी नदी या कोई भी झील अलग नहीं करती। और जिसका मतलब ये है कि अब अमेरिका इनके किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास सबूत है। ये दोनों के दोनों बहुत फेमस हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है जो शायद ही कोई कर पाता। यहाँ पर कैप्टन मिकल्सन से वो फोटो वाली लड़की भी मिलने आती है, जिसका नाम उसने नाया रखा था। दरअसल कैप्टन मिकल्सन इसे पहले से जानता था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इस बारे में आइवर को कुछ भी नहीं पता था। और अब आइवर को समझ में आ जाता है कि जब उसने कैप्टन मिकल्सन को कहा था कि नाया उसके सपनों में आई थी, तो क्यों उन्होंने इस पर गोली चलाई थी और क्यों वो अपना आपा खो बैठे थे। और 1 साल बाद मिकल्सन नाया से शादी कर लेते हैं और मिकल्सन और आइवर जिंदगी भर दोनों दोस्त बन के रहते हैं। और आइवर ने दोबारा उस बर्फीली जगह पर, जिसे आर्टिक कहा जाता है, वहाँ पर दोबारा कभी भी कदम नहीं रखा। और अंत में इन दोनों के असली फोटो को भी दिखाया जाता है, जिनसे हमें इनके असली चेहरे दिखते हैं। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी, जिसका नाम है अगेंस्ट द आइस, वो यहीं पर खत्म हो जाती है।